नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार को कोविड-19 महामारी पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया। यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी। मौसम पर एक बार फिर करवट बदलने वाला है और मौसम विभाग ने दिसंबर में तेज ठंड का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी कई राज्यों में पार्टी के पांव मजबूत करने में लगी हुई हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। धर्मनगरी वाराणसी में बनकर तैयार हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को यहां लोकार्पण करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार को कोविड-19 महामारी पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी, जिसके तहत सदस्य कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बारे में विवरण मांग सकते हैं। जोशी ने कहा कि लोकसभा में बुधवार को महामारी पर एक अल्प अवधि की चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि यहां पर देश में ये ना पहुंचे। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं के संपर्क में है। हम नियमित रूप से बैठक करेंगे और सदन में सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पर चर्चा कराती है तो उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाता। सदन में विपक्ष उससे सवाल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चर्चा के बिना ही विधेयक पारित करा दिया गया। गोयल ने कहा कि कांग्रेस सदन चलने समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर संसद में किसानों के मुद्दे, कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने और महंगाई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिसंबर में तेज ठंड का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के 30 नवंबर से उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना भी जताई गई है। पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश और आसपास के मध्य भारत में जल्द बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठंड का और भी ज्यादा एहसास होगा। वहीं एक चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने का भी अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली की हवा हर दिन और भी खराब होती जा रही है। बुधवार की सुबह के आंकड़ों को देखें तो राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी पिछले 12 दिनों से गंभीर प्रदूषण की स्थिति यहां पर बनी हुई है। विशेषज्ञों ने इसके लिए लंबे समय तक मानसून के मौसम के कारण पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाओं वाली अवधि करीब एक सप्ताह आगे बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी कई राज्यों में पार्टी के पांव मजबूत करने में लगी हुई हैं। त्रिपुरा में तृणमूल ने प्रचार की रफ्तार को बढ़ा दिया है, तो वहीं गोवा और उत्तर प्रदेश में पार्टी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच ममता बनर्जी अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से आज मुलाकात करेंगी। बीते महीनों के दौरान ममता बनर्जी ने स्पष्ट संदेश दे दिए हैं कि तृणमूल 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी। इसी क्रम में शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि शरद पवार और ममता बनर्जी की मुलाकात का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता
नवाब मलिक ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के बगैर एकजुट विपक्ष संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, वो पवार साहब से मुलाकात भी करेंगी। मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी और चर्चा के बारे में जानकारी देंगी। जब मलिक से पूछा गया कि क्या टीएमसी इस वक्त कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तृणमूल पश्चिम बंगाल के बाहर अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही है। हर पार्टी के पास ये अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष तैयार करना लगभग नामुमकिन काम है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जारी हुए रेट से पता चला है कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपए 97 पैसे, वहीं डीजल का दाम 86 रुपए 57 पैसे लीटर ही है। बता दें आपको कि कंपनी ने आज भी पेट्रोल के और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। आपको दीपावली से पेट्रोल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी, जिसके बाद से पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की गई थी। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप भी चेक कर सकते हैं। धर्मनगरी वाराणसी में बनकर तैयार श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर के दिन रवि योग और महासिद्धि योग का संयोग है और साथ में ही उन मंत्रों का भी विशेष स्थान है, जिसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व धाम का लोकार्पण करेंगे। वैसे तो पूजन विधान सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सारी पीठों, मठों और अखाड़ों के संत महात्माओं की मौजूदगी में देश भर की नदियों के जल से पीएम नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पूजा अर्चना कर रहे होंगे तो कुछ खास मंत्र आपको सुनाई देंगे। इन मंत्रों की ताकत का जिक्र वेद पुराणों में भी है। ये मंत्र अलग अलग स्थितियों पर और अलग अलग पूजन पाठ पर किए जाते हैं। काशी विद्युत परिषद की देखरेख में लोकार्पण की पूजा अर्चना की जाएगी। उस परिषद के महामंत्री और बीएचयू धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी बताते हैं कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अर्ध शीर्ष के मंत्रों से उपासना की जाती है, जिसके जरिए गणपति से प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों का संकट हरें और लोगों को सुख शांति प्रदान करें। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે, જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दिसंबर के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से अधिक का इजाफा किया है। इसके बाद ही दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत आज से 100 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। यहाँ दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई है। दिल्ली में 31 अक्टूबर 2021 को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1734 रुपए थी, जो 1 नवंबर को बढ़कर 2000 रुपए 50 पैसे हो गई थी। यह 266 रुपए 50 पैसे इसमें बढ़ोतरी की गई थी। आज यानी 1 दिसंबर को फिर इसमें 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए 2101 रुपए खर्चने पड़ेंगे। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रेस्टोरेंट का खाना पीना भी महंगा हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि तेल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इससे दाम में कोई बदलाव अभी तक नहीं देखा गया है। दिल्ली में 14 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे बरकरार है। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर का भाव 926 रुपए, मुंबई में 899 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में इसकी कीमत 915 रुपए 50 पैसे है। अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक छात्र ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और एक टीचर समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मिशिगन के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में यह घटना अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार दोपहर को हुई। हमला करने वाले 15 साल का छात्र उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ऑकलैंड काउंटी के अंडर शेफिल्ड माइकल जी के मुताबिक मारे गए स्टूडेंट्स में 16 साल के लड़के के अलावा 14 और 17 साल की 2 लड़कियां भी शामिल हैं। गोली लगने से जो 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक शिक्षक मैकेबे ने बताया कि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि मारे गए 3 छात्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या वे अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हुए हैं। स्कूल में कोई और ना फंसा हो, इसकी जांच के लिए पूरे कैंपस के 3 स्वीप किए गए हैं। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से घायल हुए 8 घायलों में से 2 की सर्जरी की गई है, वहीं 6 लोगों की हालत स्थिर है। फायरिंग करने वाले छात्र के पास एक पिस्तौल बरामद की गई है। स्कूल में कई खाली कारतूस भी मिले। इसके बाद यह तय हो गया है कि आरोपी ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई थी। हमला करने वाले ने बॉडी आर्मर नहीं पहना था और उसने अकेले ही इस हमले को अंजाम दिया। उससे फायरिंग किस वजह से की, इसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है, जो मामले की जांच करेगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS शरद पर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। इतना ही नहीं, तालिबान के नाम पर वे जम्मू कश्मीर में जिहादी ताकतों को उकसाकर बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। इसके लिए वे अफगानिस्तान में लूटे गए अमेरिकी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG पंकज कुमार सिंह ने ये बातें लोगों को बताई हैं। अर्धसैनिक बल के 97वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले पंकज सिंह ने कहा कि तालिबान के कैडर अब आज़ाद हैं, उनके पास हथियार भी हैं, इसलिए यह चिंता का विषय है। हम पूरी तरह तैयार हैं और अपने सहयोगी एजेंसियों के संपर्क में भी हैं। BSF प्रमुख ने कहा कि इस साल अब तक पाकिस्तान के साथ भारत का पश्चिमी सीमा पर कम से कम 67 ड्रोन देखे जा चुके हैं। अभी हमारे देश में आने वाले ड्रोनों की संख्या काफ़ी कम है। ये सभी चीन में बने ड्रोन हैं। ये बहुत अच्छे और छोटे पेलोड ले जा रहे हैं। हालांकि 95% मामलों में वे ड्रग्स ले जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान के 2 ड्रोन भी मार गिराए हैं। कई बार हथियार भी पकड़े गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ड्रोन को रोकने या उन्हें निष्क्रिय करने का कोई तरीका नहीं है। यूपी चुनाव से पहले महंगाई को लेकर कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली की तैयारियों को लेकर मंगलवार को PCC में अहम बैठक बुलाई गई। माकन ने सामने ही इस महारैली का राजस्थान प्लान फाइनल किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AICC महासचिव और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन,
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, मंत्री, विधायक प्रत्याशी, सांसद, संसद प्रत्याशी, निर्वितान जला अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष तथा विभाग के प्रकोष्ठों के निवर्तमान प्रदेशों व संयोजक मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो निर्देश मिला है उससे कहीं अधिक संख्या में प्रदेशवासी पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे। माकन ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में ही सत्ता की चाबी है। सोनिया गांधी की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे तथा सर्वाधिक लोग रैली में पहुंचकर इसको सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए हमें भी अभी से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को सुबह 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिलों के अफसर बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक में मंत्री, सांसद और विधायक के साथ ही जिला, वार्ड, ब्लॉक और पंचायत कमेटियां भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के मंगलवार को मंत्री और अफसरों की आपात बैठक भी बुलाई थी। मुख्यमंत्री ने मास्क लगाने, कोरोना टेस्ट बढ़ाने, जरूरत होने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील को लेकर निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वे प्रभार वाले जिले में जाएं। भोपाल में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश कलेक्ट्रेट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर शाम प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि नवंबर माह में पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या के साथ एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराना अनुभव बताता है कि ये केस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड में 9वीं की छात्रा का हाथ काटने के बाद उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान वहां पहुंचे सनकी आशिक ने रास्ते में उसे रोक लिया। छात्रा ने विरोध किया तो गुस्से में युवक ने पहले छात्रा पर चाकू से वार किया। बचाव में लड़की का हाथ कट गया। इसी बीच आरोपी ने देसी कट्टा निकाला और उसके सीने में ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी लड़की के ऊपर कट्टा फेंक कर फरार हो गया। ये देखते ही सहेलियां वहां से भाग निकली। घर पर जाकर सूचना परिवार वालों को दी। मामला झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के करीब डीढ़ गांव का है। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे की यह घटना है। 15 साल की छात्रा हाई स्कूल में 9वीं की छात्रा में पढ़ती थी। छात्रा अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान गढ़ी टोला के पास घात लगाकर इंताज अंसारी बैठा हुआ था। उसने छात्रा का रास्ता रोक लिया। बीच बचाव के लिए दौड़ी। पास ही मौजूद एक महिला पर भी आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि महिला को चाकू नहीं लगा। आरोपी महिला के परिवार को मारने की भी धमकी दे रहा था। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में आज मतगणना का दिन है। 9वें चरण में 35 जिलों के 875 पंचायतों में वोटिंग 29 नवंबर को संपन्न हो चुकी थी। सभी 35 जिलों के जिला मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई। बिहार पंचायत चुनाव में आज 9वें चरण की सीटों पर मतगणना का दिन है। इस चरण में 97,878 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चरण में कुल 26,831 पदों के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के पद
11,883 सीट हैं। ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 871 सीट हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,196 सीट है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 127 सीट, ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 11,883 सीट और ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 871 सीट भी शामिल है। बिजली कटने की टेंशन खत्म करने के लिए ओटीएस योजना का सहारा लोग ले सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस बार इसका फायदा ऐसे उपभोक्ताओं भी ले सकेंगे जिनके बिजली के कनेक्शन पहले ही कट गए हैं। विभाग ओटीएस योजना का फायदा 30 नवंबर तक दे रहा है। इस दौरान 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत भुगतान किया। अब 1.5 करोड़ उपभोक्ता को इसका फायदा मिलना है। पावर कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता करीब 1.70 करोड़ हैं। बकाये की वजह से बिजली कटने की नौबत से बचने के लिए ओटीएस योजना दी गई। इस बार शुरू की जा रही है एक मुफ्त समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया। उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने बिजली बिल को संशोधित करवा के तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर सकता है। एक मुफ्त योजना में 6 किस्त की सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले की योजनाओं में किस्त सुविधा नहीं होती थी। इसका लाभ करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता उठाएंगे। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6 किस्त में बकाया बिजली बिल जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। श्रीकांत शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अपील भी जारी की है। बिजली कटने की दिक्कत से बचने के लिए ओटीएस योजना का फायदा उठाना चाहिए। सहरसा में सोमवार को महसी दक्षिणी पंचायत के बूथ संख्या 200 पर बोगस वोटिंग का विरोध करना निवर्तमान सरपंच और प्रत्याशी संजीव कुमार को भारी पड़ गया। उन्हें मुखिया और सरपंच पद पर खड़े अन्य प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। ये पूरी घटना पुलिस के सामने ही हुई। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला महसी दक्षिणी पंचायत की बूथ संख्या 200 आंगनबाड़ी केंद्र पासवान टोला का है। दरअसल कुछ लोग बूथ पर बोगस वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जब संजीव ने इसका विरोध किया तो मुखिया और सरपंच पद के एक प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। बाद में इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो में पुलिस बीच बचाव करती हुई दिख रही है। हालांकि संजीव सिंह रात में थाने में प्राथमिक दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन अब तक उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शिक्षा पर सियासी घमासान बढ़ गया है। दिल्ली में से अच्छे स्कूल का चैलेंज पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने लिया था, लेकिन इस सियासी घमासान में सीएम चरणजीत चन्नी भी फंस गए। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को चमकौर साहिब के सरकारी स्कूल देखने जाएंगे। सिसोदिया ने कहा है कि सीएम चन्नी का कहना है कि पंजाब में शिक्षा क्रांति हो रही है। उनके स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं। आज उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल देखने जाऊंगा। उनके यहाँ के सरकारी स्कूल तो सबसे शानदार होंगे। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के सीएम और शिक्षा मंत्री ने हमसे 250 स्कूलों की सूची मांगी थी, जो हमने तुरंत उन्हें मुहैया कर दी, लेकिन पंजाब के स्कूलों की लिस्ट अभी तक नहीं मिली है। पंजाब में कांग्रेस को 5 साल मिले थे और दिल्ली में आपको मिले हुए हैं। अगर दिल्ली में अच्छे स्कूल आप सरकार बना सकती है तो पंजाब में अभी तक क्यों नहीं बन रहा है। सिसोदिया ने पहले ही कह चुके हैं कि परगट सिंह मैदान छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए सीएम चरणजीत चन्नी यह लिस्ट दें, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब में शिक्षा पर घमासान अमृतसर में अरविंद केजरीवाल के टीचरों को गारंटी देने के बाद हुआ। परगट सिंह ने केजरीवाल को कहा था कि नेशनल ग्रेडिंग के मुताबिक स्कूल एजुकेशन में पंजाब पहले और दिल्ली 6ठे नंबर पर। इसके बाद सिसोदिया ने परगट को 10 स्कूलों पर खुली बहस की चुनौती भी दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।